हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर एआर एकेडमी पांकी यूट्यूब चैनल। और आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 4, जो कि उस चैप्टर का नाम है उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज, अध्याय नंबर 4। और आज हम लोग इसका करने वाले हैं ऑल टू ऑल क्वेश्चन आंसर। इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं ऑल टू ऑल सभी क्वेश्चंस एंड आंसर्स करने वाले हैं हम आज। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपको डाउट होगा उसमें कमेंट कर दीजिएगा आप। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जो भी खाली स्थान हैं सबसे पहले आपको उसको भरना है, इन खाली स्थानों को भरना है। जैसे सबसे इसमें शुरुआत में कहा गया है कि झूम खेती को खाली स्थान कहा जाता है। झूम खेती को क्या कहा जाता है, तो चलिए देखते हैं हम लोग झूम खेती को क्या कहा जाता है। तो झूम खेती को सबसे पहले यहाँ पर आपका घुमंतू खेती भी कहते हैं। झूम खेती को क्या कहा जाता है दोस्तों, झूम खेती को घुमंतू खेती भी कहा जाता है। चलिए उसके बाद आपका देखते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि झूम खेती को घुमंतू खेती कहा जाता है। घुमंतू खेती कहा जाता है। दूसरा ख है, मुद्रा की सुविधा नहीं होने के कारण खाली स्थान प्रचलन था। यानी कि जब मुद्रा का सुविधा नहीं था हमारे समय में, इस टाइम पे जब एक टाइम पे मुद्रा का सुविधा नहीं था तो उस समय किस चीज़ का प्रचलन था, तो उस समय वस्तु विनिमय का प्रचलन होता था। वस्तु विनिमय क्या होता है, तो वस्तु विनिमय में जैसे होता था किसी एक सामान के बदले दूसरे सामान को देना वस्तु विनिमय कहलाता है। उसके बाद ग है, चरवाहे खाली स्थान के अनुसार अपने स्थान व जानवर बदलते रहते थे। जो चरवाहे लोग थे वो किस चीज़ के अनुसार अपना स्थान व जानवर समय समय पर बदलते रहते थे, तो वे लोग मौसम के अनुकूल, मौसम जिस हिसाब से होता था उस हिसाब से वे लोग अपने स्थान और जानवरों को भी इधर से उधर बदलते रहते थे। उसके बाद है अगला, आदिवासी इलाकों में खाली स्थान का महत्वपूर्ण स्थान होता था। आदिवासी इलाके में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किनका होता था, तो इसका उत्तर होगा मुखिया का। जो वहाँ आदिवासी इलाके के जो मुखिया होते थे उनका काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया। ये जो आपका खाली स्थान है, इस खाली स्थान को हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया, रिक्त स्थानों को पूर्ति किया। उसके बाद आपका है निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए, और जो उत्तर संक्षेप में देना है चलिए अब हम लोग उसको देखते हैं। तो चलिए देखते हैं निम्न प्रश्नों का उत्तर जो संक्षेप में देना है उसको देखते हैं क्या करना है इसमें। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, वीडियो को आगे लेके चलते हैं। तो देखिए जो आगे है, झूम खेती का क्या महत्व था। यानी कि सबसे पहला निम्न प्रश्नों का उत्तर जो संक्षेप में लिखना है उसमें सबसे पहले पूछा है कि झूम खेती का क्या महत्व था। तो चलिए देखते हैं झूम खेती का क्या महत्व था। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तर है, झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि, यानी कि जो झूम कृषि है वो एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों को काटकर जला दिया जाता है और यहाँ पोटाश युक्त राख खेतों में डाला जाता है जो काफ़ी उपजाऊ होती है। फिर जुताई करके बीज को बो दिए जाते हैं। तो यही है हमारा झूम खेती का महत्व। ख है, अंग्रेजों के द्वारा काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाने का प्रमुख उद्देश्य क्या था। यानी कि अंग्रेज के द्वारा जो भी काश्तकार लोग थे उनको अस्थायी रूप से बसाने का प्रमुख उद्देश्य क्या था। उत्तर, अस्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था तथा अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। बस इसी कारण से अंग्रेजों ने काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाने का निर्णय लिया। इसके बाद ग, देखिए दरअसल होता क्या था कि जो भी काश्तकार लोग होते थे उनको अंग्रेज ने आखिर बसाने का निर्णय क्यों लिया था, तो ये ही चीज़ है कि उन्होंने आखिर निर्णय क्यों लिया था। इस फिगर को आप देख करके समझ सकते हैं। ये देखिए ये जो है ये काश्तकार लोग हैं, और ये अंग्रेज लोग हैं, यहाँ पे काश्तकारों को बसाने का निर्णय लिया करते थे। उसके बाद ग देखिए, ग बोलता है महाजनी प्रथा से आप क्या समझते हैं। यानी कि जो महाजनी प्रथा है उससे आप क्या समझ पाते हैं। देखिए महाजनी प्रथा क्या होता है, लोगों की आर्थिक तंगी का लाभ उठाकर उन्हें अपनी शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराकर
शोषण एवं दोहन करने की नीति को महाजनी प्रथा कहते थे। यानी कि लोग जब पैसे की कमी को झेला करते थे तो उसका फ़ायदा उठाकर कुछ लोग अपने शर्त पर उनको ऋण देते थे, यानी कि कर्ज दिया करते थे। और जब वे लोग कर्ज देते थे तो उनका उस कर्ज के चलते उनका शोषण एवं दोहन भरपूर करते थे। और इस नीति को क्या कहा गया था? इस नीति को महाजनी कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा, ये फिगर, ये क्या है? यहाँ पे देखिए, ये ऋण देता है, बेचारे जो लोग होते हैं इन लोगों को ऋण दिया, और ऋण देने के बाद क्या करता है, इनकी जो शर्त अपना लगाकर ये ऋण देता है उस पर इस किसान का दोहन खूब करता है और इनकी शोषण भी बहुत ज़्यादा करता है। ये है आपका घ। उसके बाद घ क्या कहता है? संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? यानी कि जो संथाल में विद्रोह हुआ था उनका प्रमुख कारण क्या था? चलिए देखते हैं संथाल में विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। उत्तर, संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण अंग्रेजी उपनिवेशवाद और उसमें निहित शोषण बंगाली एवं पद्दाही महाजनों ने साहूकारों का शोषण था। यानी कि संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण जो अंग्रेज के जो भी बिजनेस होते थे और उसमें जो निहित शोषण था, और बंगाली एवं जो पद वाले महाजन लोग होते थे तथा साहूकार लोग होते थे, उन सभी लोग ने मिल करके शोषण करना शुरू कर दिया था लोगों के ऊपर, इसलिए संथाल विद्रोह किया गया था। इसके बाद अंग देखते हैं। अंग क्या है? खरवार विद्रोह क्यों हुआ? अंग बोलता है कि खरवार विद्रोह होने के पीछे का रीजन क्या था। चलिए देखते हैं। उत्तर, रांची और हजारीबाग क्षेत्र में हुए आदिवासी आंदोलन से प्रभावित होकर पलामू क्षेत्र में खरवार क्षेत्र के आदिवासियों नीलांबर और पीताम्बर ने विद्रोह शुरू कर दिया था। दरअसल हुआ क्या था कि नीलांबर और पीताम्बर दो भाई थे जो कहाँ कर, आपके पलामू क्षेत्र के लेस्लीगंज एरिया, पलामू क्षेत्र के लेस्लीगंज में, जिसका अभी नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, वर्तमान में नीलांबर पीताम्बरपुर उसका नाम रखा गया है। नीलांबर पीताम्बर अभी उसका नाम रखा गया है। तो लेस्लीगंज क्षेत्र के ये खरवार जाति के दो भाई हुआ करते थे। इन्होंने जो डाल्टनगंज हमारा आप देख रहे हैं, शाहपुर किला एक है, उस शाहपुर जो किला अभी माना जाता है, रियलिटी में वो एक थाना था, और उस थाने पर क्या कर दिया, नीलांबर और पीताम्बर दो भाइयों ने जाकर हमला कर दिया था, क्योंकि नीलांबर पीताम्बर के पिता को इन अंग्रेजों ने मारा था। अगला देखते हैं। इसके बाद है, आइए चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं, इसमें हम लोगों को चर्चा करना है। क्या चर्चा करना है तो देखते हैं चर्चा किस चीज़ पे करना है। तो आप लोगों ने देखा है कि क्वेश्चन है चर्चा करने का, उसमें चर्चा करते हैं। देखिए तीसरा है, दूसरा तक हम लोगों ने अभी कंप्लीट किया, उसके बाद तीसरा है, बिरसा मुंडा अपने अनुयायियों से क्या आह्वान किया। यहाँ पे क्या आह्वान किया, उनके आह्वान का क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर देखिए, बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों के सामने घोषणा की कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने का, यहाँ पे पुनर्जीवित होगा ना, पुनर्जीवित करने का संकल्प ले और आंदोलन द्वारा दीकू और यूरोपीय लोगों को बाहर निकालकर मुंडा राज स्थापित कर दे। यानी कि वो जो बिरसा मुंडा था अपने अनुयायियों के सामने ये बात बोलते हैं कि अपने गौरवपूर्ण अतीत को दोबारा जीवित कीजिए और संकल्प लीजिए इस आंदोलन के द्वारा कि दीकू और यूरोपीय लोगों को यहाँ से निकालकर बाहर फेंक देना है और खुद का मुंडा राज स्थापित कर लिया जाए। उसने काल्पनिक प्राचीन स्वर्ण युग लाने की घोषणा की। उन्होंने स्वयं को देवता का प्रतिनिधि, देवदूत जिसको कहा जाता है, घोषित कर अपने अनुयायियों का विद्रोह के लिए प्रेरित किया। इसके बाद है चौथा, कंपनी शासन के बाद आदिवासी इलाकों पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी कि जब कंपनी शासन लागू हुआ तो आदिवासी इलाकों पर क्या क्या प्रभाव पड़े थे। देखिए उत्तर, कंपनी शासन के दौरान आदिवासी देश के मुख्य सामाजिक जीवन धारा को आगे मतलब क्या था कि जो मुख्य धारा था उसको आग बनने लगे। मतलब वो क्या था कि धीरे धीरे सामाजिक जीवन धारा आग बनने लगे थे। उनकी विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, पिछड़ापन और आदि स्वरूप में स्पष्ट रूपांतरण हुआ। यानी कि इन सारी चीज़ों में उनका चेंजेज हुआ। अंग्रेजों ने
उनकी ज़मीन छीन ली, और जो अंग्रेज लोग थे उन लोगों ने इनकी ज़मीन छीन लिया। वन संपदा जो जीवन का मूल आधार था वो भी छीन गया। और आपको पता है कि वन संपदा जो था आदिवासी लोगों का जीवन का मूल आधार हुआ करता था, वो भी इन लोगों से छीन लिया गया। आदिवासी अपनी ज़मीन खोकर कृषि और औद्योगिक मजदूर के रूप में देश के विभिन्न विभिन्न भागों में चले गए। जिन आदिवासियों के पास ज़मीन था उन लोगों का ज़मीन छीन जाने के कारण वो वहाँ से अलग अलग भागों में मजदूर बनकर चले गए काम करने के लिए। ईसाई धर्म के प्रभाव में आकर उनके खान पान, वेशभूषा, प्रसाधन, आभूषण, खेत, शिक्षा, भाषा आदि भी बदल गई। और हुआ क्या कि ईसाई धर्म के प्रभाव में जब वे लोग आए आदिवासी लोग, तो उनका सारा चीज़ में बदलाव लगभग आ गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? बोलता है वन कानूनों में बदलाव का आदिवासी समाज ने विरोध क्यों किया। देखिए विरोध क्यों किया? वन कानून में आदिवासी समाज का बदलाव हुआ था, तो उन लोगों को विरोध करने का कारण क्या बना था, चलिए देखते हैं। उत्तर, ब्रिटिश सरकार ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया, और जो आरक्षित वन थे उनमें घुमंतू खेती करने, फल इकट्ठा करने, शिकार करने, पशु चराने, लकड़ी काटने, इन सभी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया। आदिवासियों का संपूर्ण जीवन वन पर ही आधारित था। इन कानूनों से उन्हें बेरोजगार नहीं होना पड़ता था। यानी कि दरअसल हुआ क्या कि जब उसके पास वन संपदा था या और सारी चीज़ें थे तो वे लोग बेरोजगार नहीं होते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने इन सभी कानूनों को जब लागू किया तो उनको बेरोजगार होना पड़ा। ठेकेदारों के पास कम मजदूरी पर काम करना पड़ा उनको मजबूरी में। उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई। यानी कि दयनीय का मतलब बहुत खराब हो गया। जो उनकी स्थिति थी बहुत खराब हो गई। इन्हीं कारणों से आदिवासी समाज ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया, और इन्हीं सब कारणों से जो आदिवासी समाज था उन्होंने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। इसके बाद छठा का उत्तर देखते हैं। छठा आपका बोलता है बिरसा मुंडा ने उलगुलान क्यों किया था। पूछ रहा है कि बिरसा मुंडा उलगुलान क्यों किया था। चलिए देखते हैं बिरसा मुंडा को उलगुलान करने के पीछे का क्या कारण था। चलिए आंसर देखते हैं हम लोग। देखिए बिरसा मुंडा आदिवासी समाज में व्याप्त कुरीतियों को दर बदर खत्म करना चाहते थे। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांव को साफ रखें, डायन व जादू टोने में बिल्कुल भी विश्वास न रखें, अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। वे मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों, जमींदारों और सरकार को बाहर निकालना चाहते थे, क्योंकि इनकी वजह से आदिवासी संस्कृति के जीवन यापन के तरीके बिल्कुल ही नष्ट हो गए थे। लोग भूमिहीन हो गए थे, वे मजदूरी करने को विवश भी हो गए थे, और साथ ही साथ बिरसा मुंडा ने इस शोषण से मुक्ति के लिए उलगुलान किया था। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला जो आपका 7th है। अगला देखिए 7, संथाल विद्रोह के क्या परिणाम हुए। जो संथाल विद्रोह किया गया उसका परिणाम क्या निकला था। तो उत्तर देखिए, जनजातीय विद्रोह में संथाल विद्रोह सबसे ज़बरदस्त, यहाँ पे प्रिंटिंग करने में थोड़ा सा मिस हो गया है, सबसे ज़बरदस्त था। यानी कि संथाल विद्रोह जितना भी जनजातीय विद्रोह किया गया था उनमें सबसे हेवी, सबसे ज़बरदस्त विद्रोह था। यह विद्रोह गैर आदिवासियों को भगाने और उसकी सत्ता समाप्त कर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए हुआ था। इस विद्रोह ने, दरअसल ध्यान से देखिएगा, इस विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को आतंकित कर दिया, ब्रिटिश सरकार को डरा दिया। इस आंदोलन का आंच हजारीबाग और रांची भी पहुंच गई और वहां भी जनजातियों ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। इस आंदोलन के कारण संथाल परगना को स्वायत्तता दे दी गई। वहां जमीनों की खरीद बिक्री पर भी रोक लगा दी गई। तो ये था संथाल विद्रोह के परिणाम। और इस तरह से आपका चैप्टर होता है दी एंड। थैंक यू, क्योंकि आप लोगों का ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, ये क्या हुआ, आप लोगों का दी एंड हुआ। चैप्टर 4 का समापन होता है। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए, हमारी वीडियो अच्छी लगे, तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।